किसी के हाँ मैं सुना एक्सीडेंट वगैरह हो गया इसलिए। फ्रैक्चर हुआ है सर, 1 महीना लगेगा। ओहो, चलो ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना लेकिन, ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगेन सेम, यहां पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल कंडीशंस गिवन है और ये dy बाय dx के बाहर में क्या लिखा हुआ है, कॉस, मतलब कॉस के एंगल में ये वाली टर्म आ रही है। वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो वेरिएबल सेपरेबल तब तक नहीं लगा सकते जब तक यहां से कॉस ना हटे। तो कॉस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस को उधर भेजेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स a। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब कॉस इनवर्स a ये टर्म कैसी है, x के वेरिएबल के साथ आएगी कि y के वेरिएबल के साथ, dx के साथ आएगी या dy के साथ? किसी के भी साथ आ सकती है क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपली इसको यही छोड़ दो और dy इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, कॉस इनवर्स a इंटू dx। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट दोनों तरफ, तो यहां इंटीग्रेशन यहां इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे निकाल लेते हैं बाहर, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ये cos इनवर्स से तो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो दैट्स इट, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 और y की जगह पे क्या पुट करेंगे 1। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, y की जगह पे ये आ गया 1, ये cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c। तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी 1, c इज इक्वल्स टू 1, यहां पर पुट कर दो वापस से, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस 1। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो इसको, और मैं तब तक आप लोगों के होमवर्क चेक करना स्टार्ट कर देता हूँ। दिखा वैभव होमवर्क क्यों नहीं किया है? ऐसे कैसे तबीयत खराब हो जाता है? एक हफ्ते से सोया नहीं सर। क्यों? एक्टिविटी लिख रहा था रात लगता है। एक्टिविटी एग्जाम्पल्स करना है, अगर तेरे को घर में समय नहीं मिलता है यहाँ पर रुक के कर, जल्दी आके कर, जैसे भी कर, लेकिन चाहिए मुझे। कल तक अगर नहीं शो किया ना तो फिर कल केमिस्ट्री क्लास के बाद रुक के करना। हाँ सर मैंने 4 तक कर लिया सर, बाकी कर दो। क्यों नहीं किया है बाकी? सर मैंने मैसेज नहीं देखा सर, मैं सच में। अरे मैं तो क्लास में बोला था ना वो चीज। हाँ क्लास में बोला था ना, मैं नहीं बोला था क्या? अच्छा सर सच में लगे थे। हाँ कर लिया पूरा। हाँ तू बता, तुम दोनों। चलो आज के लिए मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कल केमिस्ट्री क्लास के एंड होने के बाद मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी। गुड, ठीक है ठीक है, अब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, सॉल्व करना। ओके कुछ प्रॉब्लम किसी एग्जांपल में? नोट करो, बाकी पूरे बना लिए उसके पहले के। किसमें? Find the equation of curve passing through this point given that the slope of the tangent to the curve is this। देखो slope of tangent to the curve मतलब dy by dx होता है, तो ये dy by dx की वैल्यू गिवन है, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। ये इनिशियल कंडीशन है, x की जगह पे -2, y की जगह पे 3। पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब x की जगह पे डालो -2, y की जगह पे डाल दो 3, यू विल गेट c। c को वापस पुट कर दो, आ गया आंसर। तो फिर मैं सोची मेरा 5 क्यों नहीं आ रहा। अच्छा मैं देखी कि क्यूब है। ओके हो गया ना, बन गया ना। बताओ और कुछ, और किसी क्वेश्चन? हाँ बातें नहीं, सारे बच्चे ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? किसमें प्रॉब्लम? इसमें तो 15 नोट करो। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाया होगा, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू tan x इंटू dx। ये कर लिया होगा सबने, इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, और
10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x उसका डिफरेंशिएशन होता है लॉग सेक x। कम से कम मैं 5 या 6 बार बताया हूं, अगर भूल जाते हो तो क्या लिख दो इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। याद आया? फिर कॉस एक्स को टी लोगे तो साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, माइनस dt। समझ में आई? ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना चाहिए। तो लॉग सेक एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, और प्लस यहां पर आ जाएगा c। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसलिए c लेना भी चल जाएगा, है ना। तो यहां पर ये log sec x को इधर अगर मैं भेज दूं तो log y माइनस log sec x इज इक्वल्स टू log c ही ले लूं क्या? चलो ले लेता हूं, log c ले लेता हूं, ठीक है। तो log y अपॉन sec x इज इक्वल्स टू log c। तो log log कट गया तो y अपॉन sec x इज इक्वल्स टू c। यहां तक क्लियर? अब c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं। सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0। y की जगह पे 1 और x की जगह पे 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, sec 0 इज इक्वल्स टू c। sec 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 0। cos 0 1, sec 0 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1। तो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो c की जगह पे 1 डाल दो। तो y अपॉन sec x इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, sec x। दैट्स इट, ये है आंसर। चेक कर लो एक बार, नहीं आया सही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको अगर यहीं भी रहने देते तो sec x इंटू c आ जाता, और क्या होता है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो। सॉल्व हो रहा है? देखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 whose differential equation is like this। तो यहां पर y डैश मतलब आपको किसकी वैल्यू गिवन है, dy बाय dx की, और ये क्या है, e रेज टू पावर x इनटू sin x, और आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है। यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले dy इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, e रेज टू पावर x इनटू sin x इनटू dx। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद दोनों तरफ क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन। यहां तक क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन आएगा 1 और राइट साइड का इंटीग्रेशन में आप जाओगे फर्स्ट। कितने बच्चों को इसका इंटीग्रेशन आता है? आता है, गुड। तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहां पर साइड में करके बताता हूं, ठीक है। एक तरीका तो है सीधे फॉर्मूला लगाना, जो कि अभी आप लोगों के सिलेबस में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के हिसाब से नहीं है, ठीक है, कई बुक्स में दे देता है। तो दूसरा जो तरीका, पूरा डिटेल्ड तरीका, वो मैं बताता हूं जो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, मान लेते हैं ये क्या हो गया i। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, sin x को। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ये dx। यहां तक क्लियर सबको? सो i इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x इंटू साइन x, ये वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन साइन x का डेरिवेटिव प्लस कॉस x। तो क्या हो जाएगा ये, प्लस कॉस x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये हो जाएगा dx। क्या यहां तक क्लियर? डिफरेंशिएशन है, साइन का कॉस होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन,
फिर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं। तो फर्स्ट फंक्शन, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं ना, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x साइन एक्स माइनस, अब यहां पर मैं देखो ब्रैकेट खोल रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट, क्या होगा, ये माइनस है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तीन माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ। अब ये वाली टर्म को फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मत लगाना, ये वाली टर्म को क्या ले लेंगे हम, आई, क्योंकि देखो ये आई के इक्वल है, दोबारा से वही टर्म मिल गई, तो ये क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू, इन दोनों से मैं ई की पावर एक्स कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या बच गया यहां पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस ये क्या बन गया, आई। क्या यहां तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हमने बाय पार्ट्स में किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो फिर उसके बाद ये माइनस आई वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, तो ये क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर 2 को भेज दो अपॉन में, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पर पुट कर देता हूं, ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस ये हो जाएगा सी। एक बार चेक कर लो यहां तक क्लियर है क्या सबको, ठीक है। तो ये आपको यहां पर क्या मिल गया, कौन सा सॉल्यूशन मिला है, जीएस जनरल सॉल्यूशन। अब पीएस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इनिशियल कंडीशन 0 0 है, मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर y की जगह पे 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस ये हो जाएगा c। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर। तो इधर पे तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस c, तो 0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2। तो c की जो वैल्यू आई +1/2 उसे वापस उठा के इस जगह पे रख दो, तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x +1/2। क्या ये क्लियर हो गया। दैट्स इट, ये आंसर है, समझ गए ना। यस। हेलो, हाँ चलो जल्दी सॉल्व करो। ये सॉल्व हो जाएगा या बताना पड़ेगा।
एक बार चेक कर लो, वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो यहां तक की टर्म आएगी, क्या ये आ गई? फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ आ जाएगा। हाँ, इस पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे? इस पार्ट को, लेफ्ट वाले को। फाइव प्लस टू को सब्स्टिट्यूशन में और द फ्रैक्शन लगाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भाई, चलो ठीक है, सुन लोग सुनो इधर ध्यान से। ऐसा सब करके ना एकदम डिप्रेस कर देते हो मुझे। सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एक तरीका। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाएंगे तो y प्लस टू को हम क्या ले लेंगे? t। dy इज इक्वल्स टू क्या आएगा? dt। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? t माइनस टू। तो ये पूरा हो जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस टू अपॉन t dt। ऐसा करके कर सकते हैं। फिर ऐसा करने से क्या होगा, ये समझ में आया कि नहीं? t बाई टी अलग हो जाएगा, माइनस टू बाई टी अलग हो जाएगा, ये कट जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिना सब्स्टिट्यूशन के करना है, तो और कोई तरीका बताऊं? देखो इधर, y प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू dx। मैंने क्या किया समझ में? प्लस टू और माइनस टू, फिर ये अपॉन ये वाली टर्म, माइनस टू अपॉन ये वाली टर्म। तो ये हो जाएगा y प्लस टू बाय वाई प्लस टू माइनस टू बाय वाई प्लस टू। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तभी ये सारे आइडिया दिमाग में आएंगे। हाँ, dy होगा। यहां तक क्लियर? राइट साइड में ये करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अलग अलग कर सकते हो। एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स dx। एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? वन प्लस टू अपॉन एक्स, और इधर पे क्या हो जाएगा? ये dx। फिर यहां ये वाली टर्म तो कट गई, तो इंटीग्रेशन वन डी वाई माइनस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब वन डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log y प्लस टू इज इक्वल्स टू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस ये क्या हो जाएगा? टू log x प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? c। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। तो उसके लिए इस टर्म को इधर, इस टर्म को इधर रीअरेंज करो। तो y माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे क्या टर्म आएगी? सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, बताओ।
अप्लाई करो इनिशियल कंडीशंस। क्या इनिशियल कंडीशंस? x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1। पुट कर दो, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -1, तो -1 इज इक्वल्स टू 2 log। ये मॉड के अंदर रहता है ना, लॉग के अंदर जो भी रहता है, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा और ये -1 + 2 + c, तो ये पूरा कितना बन जाएगा? 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। उसको उठा के यहां पर पुट कर दो, -2। तो y - x इज इक्वल्स टू 2 log mod x y + 2 + 2। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। चेक करो एक बार, थोड़ा बहुत हो सकता है रीअरेंज किया हो उसने, बट अल्टीमेटली आंसर यही आएगा। आया क्या समझ में? ये Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन न देके डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का तरीका दे दे। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आपको एक कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं रैंडमली ये वो एक कर्व है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है? 0,2 से। मतलब यहां पर आपको इनिशियल कंडीशन दी है कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्या है? -2। यहां तक की लाइन सबको क्लियर हो गई, इस जगह तक की? फिर क्या लिखा है? गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y। एट एनी पॉइंट x, y मतलब मान लेते हैं ये कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। On the curve, the product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे क्वेश्चन की यह ये है। अब इसका मतलब कौन मुझे समझाएगा? और अगर कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आया इस लाइन में तो पूछ सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो कितने बच्चों को पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कैसे लिखते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 मतलब चेंज इन y एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy। x2 - x1 इज dx। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है dy बाय dx। तो किसका प्रोडक्ट बोल रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx का। एंड दूसरा टर्म जिसका प्रोडक्ट है वो क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब इसका प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? y कोऑर्डिनेट के साथ, इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मतलब किसके? x के। तो यहां पर एक टेंजेंट बन रहा है जिसका स्लोप मतलब dy बाय dx का। ये बाकी सारा डिटेल आपको गिवन है। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू x। अब तो सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ। तुमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा था, उसके बाद फिर हम y into dx by dx वाला वो मत करते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहा मैंने बोला? मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसने क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx। एंड तो प्रोडक्ट है तो दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, किसका? इसका और किसका? y कोऑर्डिनेट का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। किसके इक्वल है? x के इक्वल है।
हम्म हम्म तो ऐसा क्यों होगा? तुमने इंटीग्रेट गलत किया है। एक बार चेक करो, देखो ये क्या हो जाएगा, y dy, राइट साइड में क्या हो जाएगा, x dx। यहां तक क्लियर? पता चल गई गलती? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? y स्क्वायर बाय 2, और राइट साइड का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया? ये क्या आया है, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, ये x और y की वैल्यू पुट करोगे। पुट x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -2। तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये 4/2 इज इक्वल्स टू c। 4/2 मतलब 2, 2 इज इक्वल्स टू c। c की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू 2। हाँ, फिर उसके बाद y स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस नहीं, यहां तक क्लियर? फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आएगी इक्वेशन। क्या ये समझ में आया सबको? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। हाँ, यहाँ ये 2 और ये 2 काट दिया तब भी वही आंसर आया, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट तेरा बदल गया ना। समझ रहे कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा, मान लो अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि ये किसकी इक्वेशन है, बताओ। नहीं, नहीं, और क्या बच गया उसमें? सभी तो बोल दिए ना। ये इक्वेशन बनेगी, हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी, ठीक है, स्पेशल कंडीशन के साथ, जहां ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। हाइपरबोला में क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। यहाँ ए और बी दोनों की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। आपको ये जो क्लास 11th में सारी इक्वेशंस वाले फॉर्म थे ना, ये थोड़े थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये यूज हो सकता है। स्पेशली एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया और सर्कल हो गया। हाइपरबोला बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 ध्यान में रखना। ये तुम लोगों को भी शायद होगा ना, पहले तो यही होगा। चलो हटा दो इसको, फिर मैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ, तो अब पढ़ो इसको और बताओ जल्दी से, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। At any point x comma y, the curve of the curve, the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to this. Find the equation of the curve passes through this point. क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आई थिंक मुश्किल जाएगा तुम लोगों को, मुझे समझाना पड़ेगा।
पहले पढ़ लो लेकिन समझाने के पहले। पढ़ लिया सबने? तो लिखा है एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द कर्व, तो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई कर्व पे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबका ध्यान यही होना चाहिए ना, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसके स्लोप की बात कर रहा है? टेंजेंट। कौन सा है टेंजेंट? ये द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे शो करते हैं हम? dy बाय dx, ठीक है। इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ, that is equals to twice the slope of the line segment joining the point of contact. point of contact किसको बोलते हैं? ये वाले पॉइंट को, to the point -4,3, -4,3 मान लो, कहीं भी ये वाला पॉइंट आ रहा है -4,3, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट ये वाला बन रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो ट्वाइस है किसके स्लोप के? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के स्लोप के। क्या ये समझ में आया? तो इसका स्लोप जो भी होगा मैं उसको क्या मान लेता हूं? m। तो ये जो dy बाय dx इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये m की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो क्लास 11th में जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पढ़े थे ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला, वहां से m पता चल जाएगा। तो y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा? y माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा? x प्लस 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये जो m की वैल्यू है इसे पुट कर दो यहां पर और आपको मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या बन जाएगा? ये y माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 ब्रैकेट। अच्छा, मैंने डेटा गलत नोट डाउन किया क्या? हाँ, ये -3 और ये माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। और कुछ चेंजेस तो नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके आपको क्या निकाला? वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो dy अपॉन क्या आ जाएगा? y प्लस 3 और इधर पे आ जाएगा 2 इंटू dx अपॉन क्या आ जाएगा? x प्लस 4। आगे तो आई थिंक सॉल्व कर लोगे। ये जो चीज गिवन है ये क्या है बताओ? वो क्या है? इनिशियल कंडीशंस। मतलब यहां पर आपको दिया x की वैल्यू क्या लेनी है? -2 और y की वैल्यू क्या लेनी है? 1। सॉल्व करो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। समझ में आया कि नहीं? पहले ये एक्नॉलेज करो।
तो log 0 1 होता है। हाँ, नहीं log 0 0 होता है। अरे क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी। ईशान कितना हुआ? ओके, इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया होगा। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कितना है? log y+2 y+3, और इधर पे आ जाएगा 2 log इज इक्वल्स टू में 2 log x+4 प्लस log c कर देते हैं। तो log y+3 इज इक्वल्स टू log x+4 का होल स्क्वायर प्लस log c। यहां तक क्लियर? तो log स्क्वायर कैसा है सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर? इसको नहीं है समझ में? इसको नहीं है? ये जो 2 है ना, ये पावर में चला जाता है, पावर है, प्रॉपर्टी है। n log a अगर है तो ये हो जाएगा log a की पावर n, ये पावर में चला जाता है, समझ में आया? तो बस उसी तरीके से 2 पावर में चला गया। फिर यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी? log a प्लस log b, तो log a इंटू b, log और log कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? y+3 इज इक्वल्स टू c इंटू x+4 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये क्या आ गया हमारे पास? जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे। क्या इनिशियल कंडीशंस है? x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह -2, y की जगह पे 1 डालना। तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू c इंटू -2 + 4 का होल स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल्स टू c इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल्स टू c इंटू 4। 4 4 कटेगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। c की वैल्यू 1 डाल दो, तो y+3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x+4 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ये आ गया फाइनल आंसर। अब हालांकि 12th बोर्ड के हिसाब से अभी जो मैं पूछने जाने वाला हूं वो क्वेश्चन काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो कभी फ्यूचर में तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में आए। ठीक है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो आपको ये बोल सकता है कि भाई इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ कैसा बनेगा। तो कोई प्लॉट कर पाएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ। मैं बताऊं? इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, -4। कैसे पता चला पता है? क्योंकि मैं रिकॉल करवाता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। याद है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay? ये किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की। और ये पैराबोला किस तरफ फेस करता है? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। समझ में आई ये चीज? लेकिन इस पैराबोला की इक्वेशन को जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रहा है? x+4 का होल स्क्वायर। मतलब जो वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे आ रहा था, ओरिजिन की जगह पे ये कहां हमारा आ रहा है? -4 पे।
ठीक है, मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया, नहीं उल्टा लिख रहा हूं मैं, -4 आएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इधर पे क्या आ जाएगा, -3 आएगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा इससे, तो x कोऑर्डिनेट कहां पर शिफ्ट हो रहा है, 4 पे शिफ्ट हो रहा है, -4 पे शिफ्ट हो रहा है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कहां पर शिफ्ट हो रहा है, -3 पे शिफ्ट हो रहा है। समझ में आया ये चीज? तो ये शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला में ये सारी चीजें आती है, जो एक्चुअली आप लोगों के में है नहीं, लेकिन अगर कभी आ गया तो उसने बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसको क्या लिखा है, the volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate। अब ये वाली लाइन को दिमाग में इमेजिन करो, वॉल्यूम ऑफ इन्फ्लेटेड बलून चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के हिसाब से इन्फ्लेट कर रहे हैं ना अपन बलून को, और कांस्टेंट रेट से, मतलब dv/dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। if initially its radius was 3 यूनिट, तो उसका इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन याद है ना, तो r is equals to 3, ये इनिशियल कंडीशन है। एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, 3 सेकेंड के बाद उसका क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया, मतलब 2 इनिशियल कंडीशन दे दी हुई है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स, बलून का रेडियस t सेकेंड्स के बाद निकालना है। तो अब बताओ, सबसे पहले यहां पर v मतलब क्या, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, बलून का। बलून क्या है, स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr3, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या बताता है, dv/dt क्या है, कांस्टेंट, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt हो जाएगा। इधर पे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसको तो अलग किया, r³ का डेरिवेटिव होगा, क्या आएगा, 3r² इंटू dr/dt। क्या ये क्लियर? ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और ये जो dv/dt की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, dv/dt जो लिखा है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, c से। क्या ये क्लियर हो गया? तो c इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4πr² dr/dt। एक बार चेक करो, यहां तक समझ में आया क्या? ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन? बस x और y की जगह पे क्या है, यहाँ r और t। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो dt को भेज दोगे बस इधर, तो इधर पे क्या आ जाएगा, c इंटू dt। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 4πr² इंटू dr। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो c इंटू dt, तो c तो कांस्टेंट आ गया बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t प्लस 4 पाई तो प्लस नहीं, इक्वल है ना, सॉरी इक्वल्स, 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, r² का इंटीग्रेशन r³/3, तो यहां आ जाएगा r³/3। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? हाँ, कुछ डाउट पीयू? प्लस c, एक और कांस्टेंट आएगा तो उसको प्लस c' लिख देते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? c' की जगह d लिख देते हो यार, c' में कंफ्यूजन मत हो जाए, ठीक है, d लिख दो। ओके, अब आपको 2 इनिशियल कंडीशंस गिवन है ना, तो पहली कंडीशन क्या लिखी है इसमें, इफ इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट्स। दोबारा से उसी लाइन को पढ़ो जो मैंने पढ़ा, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। बोलो एक बार, बोलो दोबारा से, इस चीज को बोलो, क्या है, क्या मतलब समझ में आ रहा है? जब टाइम 0 था तो उसका रेडियस कितना था, 3 यूनिट्स। तो यहां पर t इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 3, ये पहली इनिशियल कंडीशन। तो जब यहां पर मैं t की जगह पे 0 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, r की जगह पे 3 डालूंगा तो 4 पाई इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3, प्लस ये क्या हो जाएगा, d। क्या ये समझ में आया सबको? खुशबू, कोई डाउट? क्लियर? तो ये 3 और ये 3 कट के 3² हो जाएगा, 3² कितना हो जाएगा, 9, 9 4 36, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 36 पाई प्लस d।
सो यूल गेट वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू कितनी आएगी -36 पाई, और वापस से ये डी की वैल्यू को यहां रख देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी सी टी इज इक्वल्स टू 4 पाई/3 आर क्यूब -36 पाई। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? Yes. अब दो इनिशियल कंडीशन आपको क्यों दी थी? क्योंकि यहां दो आर्बिटरी कांस्टेंट आ रहे थे, एक तो डी जो हमने निकाल लिया, दूसरा कौन सा बच गया? सी। अब सी को निकालने के लिए हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट। क्या 6 यूनिट है 3 सेकेंड्स के बाद? रेडियस। तो t इज इक्वल्स टू 3, r is equals to 6. So put this. So c into 3 is equals to 4 pi by 3 into 3 raised to power 3 minus 36 pi. चेक कर लो। फिर ये 3 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। तो 3c is equals to 3 3s are 9, 9 4s are 36. 36 pi minus 36 pi. दोनों कट गया, मतलब क्या आ गया? 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0। यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, So 65, sir, R की value 65. अच्छा r की वैल्यू मुझे 6 लेनी है ना, मैंने 3 ले लिया ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। सिक्स की पावर 3। थ्री वन जा 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? 36 72 72 का 4 टाइम्स कर दो। 216 आ रहा है? नहीं, So 3 से divide अच्छा माइनस करने के बाद 6 6 जा 36। अगर 3 से divide कर देते ना तो 3 से है. 3 से डिवाइड कर दूं? Yes, sir. 3 से डिवाइड कर दूंगा तो c इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? ये 3 से 3 वन जा 3 2 जा। कई लोग क्या करते हैं, एक ही तरफ काटते हैं ना, दूसरे वाले को भी काटना है, ये ध्यान रखना ना, इसीलिए मैं ये नहीं काट रहा था। समझ गए ना? दोनों के अपॉन में जाएगा। वो कहाँ गायब हो गया? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो फिर क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 6 जा 96। तो ये कितना बन जाएगा? 96 पाई 96 पाई माइनस 12 पाई। 96 पाई माइनस 12 पाई डिफरेंस कितना आ जाएगा? 84 पाई। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 पाई। और c की वैल्यू भी यहां पर पुट कर दो। यहां तक हुआ क्या सबका? तो अब मैं फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके यहां पर आंसर बता रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? c की जगह पे आ गया 84 पाई इंटू टी इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 इंटू आर क्यूब, और डी के प्लेस पे क्या आएगा? -36 पाई। चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब देखो क्या क्या टर्म्स यहां पर कटेंगे। पहले तो पाई जो है सब जगह से कट जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन है? 4 सबसे कट जाएगा मेरे ख्याल से। ये 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना होता है? 36, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो इधर पे क्या बचेगा? 21t इज इक्वल्स टू आर क्यूब बाय 3 माइनस 9। अब पूछा क्या आप लोगों को क्वेश्चन में? फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड्स। तो मतलब r की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ t। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये -9 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? +9। तो 21t प्लस 9 इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 3। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू 21t प्लस 9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यूब। सो आर क्यूब के लिए यहां क्यूब रूट ले लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 21t प्लस 9 इज इक्वल्स टू आर। ये आएगा फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार। Yes. हम्म
हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या समझाऊं मैं? In a bank, principal increases continuously at a rate of R% per year. Find the value of R if 100 rupees double itself in 10 years. ठीक है, एक बार समझा देता हूं पहले मैं इसको। यूजुअली जो बच्चे कॉमर्स नहीं लेते उनको थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन समझने में मुश्किल जाती है। तो हम ऐसे समझते कि मान लेते जब आपने पैसे डिपॉजिट किए तो उसका अमाउंट था P रुपीस, उसमें R% का आपको इंटरेस्ट मिला। तो आफ्टर 1 ईयर ये अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस R P अपॉन 100, इतना ही हो जाएगा। मतलब R% ऑफ P, समझ गए? मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P को अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100। तो 1 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आफ्टर 2 ईयर वो अमाउंट कितना होगा? आफ्टर 2 ईयर तो ये अमाउंट रहेगा, फिर इसका कितना हो जाएगा? R% ऐड हो जाएगा इसमें। तो जब उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस अमाउंट प्लस R% ऑफ दिस अमाउंट, तो ये कितना आएगा? देखो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, P प्लस RP अपॉन 100 है ना, प्लस R% मतलब R अपॉन 100 इंटू ये पूरी टर्म, मतलब P प्लस RP अपॉन 100, ऐसा ही होगा। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो देखना ध्यान से क्या आएगा, ये P वाली टर्म एज इट इज प्लस ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये RP अपॉन 100 हो गया, ये वाला टर्म भी कितना हो गया? RP अपॉन 100 हो गया, और अगली टर्म क्या आ गई? R स्क्वायर P अपॉन 100, ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो ये आ गया P प्लस ये कितना बन जाएगा? 2RP अपॉन 100 प्लस R स्क्वायर P अपॉन 100। काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है ना ये। मैं ना एक्चुअली उसका फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा था, मैं इसलिए इतना लंबा प्रोसेस पे चला गया। एक सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट इधर पे ध्यान देना ना। यहां अगर मैं P को कॉमन निकाल लूं, अच्छा, और ये 100 भी नहीं है, 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा जब इससे मिल, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं P कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस 2R अपॉन 100 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। तो इनफैक्ट ये फॉर्मूला क्या बन, ये पूरा सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं फॉर्मूला भूल गया था इसलिए फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, अब समझो इधर पे शॉर्टकट बताता हूं। पहले प्रिंसिपल इतना था, 1 साल बाद कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। 2 साल बाद कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब 3 साल बाद कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल की पावर 3। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये फॉर्मूला सीधा आप ये याद रख लो। किसका फॉर्मूला याद रख लो? इंटरेस्ट का, मतलब वैल्यू ऑफ अमाउंट आफ्टर n ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होगा, क्या बोलते हैं इसको, जो मिलता है हमें फाइनल वैल्यू जो मिलती है, फाइनल वैल्यू, कुछ और वर्ड बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं जो डिपॉजिट करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं, आई थिंक मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। तो फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर n, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप पहले 1 साल के बाद निकालोगे तो n की वैल्यू 1, 2 साल के बाद निकालोगे तो n की वैल्यू 2, लाइक दिस। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल अमाउंट जो है इनिशियली कितना डिपॉजिट किया है?
100, तो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट आपका कितना है 100, और वो कितने साल बाद डबल हो रहा है, 10 इयर्स के बाद यहां पर वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कहां पर हो रहा है। नहीं, ये वाला तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहां पर हम 200 ले लेंगे, p की जगह पे क्या आ जाएगा 100, 1 प्लस r अपॉन 100 पूरे की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो ये 100 और ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 10। फिर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log 2, और ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई, कितनी दी हुई 0.6931, ये पावर 10 आ जाएगा सामने, ये हो जाएगा log 1 प्लस r अपॉन 100। ये फिर उसके log की वैल्यू निकालने में फंस जा रहा है। इसमें ना एक्चुअली एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का फॉर्म था, मैं भूल रहा हूं उसका। आई थिंक dp बाय dt इज इक्वल्स टू r, ये था। हाँ, एक काम करो, उसको नोट डाउन कर लो इधर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी प्रिंसिपल और डिपॉजिट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें सेम तरीका होगा, dp बाय dt इज इक्वल्स टू r परसेंट ऑफ p, r परसेंट ऑफ p। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कमर्शियल वाले जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल्स टू r परसेंट ऑफ p। r परसेंट ऑफ p मतलब कितना हो जाएगा, ये r इंटू p अपॉन 100। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर p और t ये दोनों क्या है, वेरिएबल, r जो है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं ये t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहां से p को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। समझ में आया? तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, dp अपॉन p इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 इंटू dt। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन क्लियर हो गया सबको? अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो दोनों तरफ, तो 1 अपॉन पी डी इंटीग्रेशन क्या होगा, log p, और इधर r अपॉन 100 आ गया बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस इधर पे कांस्टेंट आ जाएगा c। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये मिल गया हमें इसका जनरल सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 1। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम इनिशियल कंडीशन डालेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमने कितना रुपीस डिपॉजिट किया था, 100। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था, 100, जब टाइम t इज इक्वल्स टू क्या था, 0। तो t की जिस जगह पे 0 और p की जगह पे 100 डाल दो, तो log 100 इज इक्वल्स टू c बन जाएगा, क्योंकि t की जगह 0 डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब log 100 की वैल्यू c की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, log p कैसे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100 प्लस लॉग 100। एक बार चेक करो, यहां तक समझ में आया क्या सबको?
अब log 100 को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log p माइनस log 100 इज इक्वल्स टू आर टी बाय 100। चेक करो ये क्लियर हो गया। अब log a माइनस log b मतलब क्या हो जाएगा, log a बाय b। तो log p बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन 100। एक बार चेक करो क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, एक और चीज पूछा है कि r की वैल्यू क्या है। अगर 10 इयर्स में वो कितना हो जा रहा है, डबल। 10 इयर्स में डबल मतलब प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया 200 और टाइम कितना लगा 10 इयर्स। तो लॉग यहां पर क्या आ जाएगा 200 अपॉन 100 और इधर पे क्या आ जाएगा r इंटू 10 अपॉन 100। क्या ये क्लियर हो गया? ये जीरो और ये जीरो कट गया और यहां पर log 2 बन गया। तो log 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, r बाय 10। अब log 2 की वैल्यू चेक कर लो कितनी होती है, 0.6931 इज इक्वल्स टू r अपॉन 10। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6.931%। ये किसकी वैल्यू हो गई, r की। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट होगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना ये चीज ऐड ऑन कर लो, नोट डाउन कर लेना ये फॉर्मूला। कितने क्वेश्चन और बच गए इसके? 23 भी आई थिंक इसी टाइप का है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कुछ और डेटा निकालना है। तो 21 22 तो ठीक है, एक जैसा ही है। 23 एक और। तो अगली क्लास में इसके 2-3 क्वेश्चन करके फिर हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक, होमोजीनियस। आयुष तूने सॉल्व किया है ये वाला? हाँ, करके जा, इधर बैठ, सामने बैठा जा। आजा, कहाँ भाग रहा है? जब से देख रहा हूँ बहुत गप्पे मार रहा है।